Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on phenol. और आज इस फिनॉल चैप्टर में मैं मेनली यहाँ पर 6 पॉइंट और 6 क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और ये 6 क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो और वो बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 6 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए ये है जो ये 6 पॉइंट और 6 क्वेश्चन जो मैं आज अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन को वो अच्छी तरीके से समझे और उसे समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। और समझने के बाद भी और जानने के बाद भी और ये वीडियो देखने के बाद भी उसका मन में ये 6 क्वेश्चन रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन मुझे पूछ सकता है हमारे चैनल की कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आज जो मैं यहाँ पर 6 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा वो 6 क्वेश्चन 6 पॉइंट क्या क्या है। पहला पॉइंट, द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिसिटी ऑफ फेनॉल। Second point, nitrophenol is more acidic than phenol. Third question, orthocresol is acidic definitely but the less acidic. Why? Fourth question, why picric acid is more acidic than benzoic acid? Fifth question, ortho or paranitrophenol is more acidic than metanitrophenol. And last question, write down a short note on preparation of phenol. तो ये 6 क्वेश्चन में जो मैंने अभी बोला, 6 पॉइंट जो मैंने बोला, अभी मैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन अभी बोलने जा रहा हूँ, सो क्वेश्चन ऐसा था, द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिसिटी ऑफ फेनॉल। तो इसे हम लोग जानते हैं और समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। तो सबसे पहले जैसा हम लोग जानते हैं जो फेनॉल एसिडिक है, और डेफिनेटली फेनॉल के एसिडिसिटी को हम लोग ऑब्जर्व करें तो फेनॉल एक वीक एसिड है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने लास्ट वीडियो में बोला था और इसका प्रूफ भी मैंने बोला था, क्योंकि फेनॉल के एसिडिसिटी इसीलिए है क्योंकि फेनॉल के अंदर फिनोलेट आयन और फिनॉक्साइड आयन जेनरेट होते हैं। और इसीलिए ऐसा बोला जाता है जे एज द एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल इज ड्यू टू द रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनोलेट आयन टू द फेनॉल। Therefore, the presence of any substituent on aromatic ring which can stabilize the phenoxide ion will tends to increase the acidicity of phenol, while any substituent which destabilize the phenolate ion by increasing the negative charge will decrease the acidicity nature of phenol. तो इसे हम लोग और भी सहज और सिंपल तरीके से समझते हैं। इसको एक ही भाषा में एक ही सेंटेंस में इसे बोलना चाहे तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, फिनोलेट आयन ही वो कारण और वो रीज़न है जिस रीजन्स के लिए फेनॉल अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी एसिडिसिटी को दिखाते हैं। अभी बात ऐसा आ रहा है जो ये फिनोलेट आयन छोड़ के भी हमारे जो फेनॉल हम लोग ले रहे हैं, जो फेनॉल के बारे में जो हम लोग बोल रहे हैं, उसमें ग्रुप अलग कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो सकता है। तो जो सब्स्टिट्यूएंट इस फेनोलेट आयन की स्टेबिलिटी को और ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली उस जगह पे फेनोलेट आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब ये हो रहा है जो फेनोलेट आयन ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, मतलब उस जगह पे उसका एसिडिसिटी इंक्रीज करेंगे। और जिस कंडीशन में हम लोग ऐसा कोई ग्रुप रखें तो वो ग्रुप जब फेनोलेट आयन के स्टेबिलिटी को कम कर दे तो उस जगह पे फेनॉल अपने एसिडिसिटी को कम कर देंगे। और इसीलिए हमें अभी ये जानना है कौन सा ऐसा ग्रुप है जो ग्रुप फेनोलेट आयन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और इंक्रीज होने का मतलब ये हो रहा है जो वहाँ पर फेनॉल अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज करने का मतलब वही हो रहा है जो उस जगह पे उसका एसिडिसिटी इंक्रीज हो रहा है। और ये भी जानेंगे कौन सा ऐसा ग्रुप है जो ग्रुप फेनोलेट आयन के स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग द नेगेटिव चार्ज, एंड उस जगह पे फेनॉल अपने एसिडिसिटी को कम कर देते हैं। तो अभी हम लोग उसे जान लेते हैं कौन से ऐसे ग्रुप है। मेनली हम लोग जानते हैं जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं कोई ग्रुप के अंदर, कोई कंपाउंड के अंदर, तब वहाँ पर 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। एक हम लोग जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और दूसरा होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है जो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का कोई इफेक्ट है, कोई इंपॉर्टेंस है, कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कोई भी तरीके से एसिडिसिटी को प्रमोट कर सकता है? तो डेफिनेटली यहाँ पर जब हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को फेनॉल के अंदर देखेंगे तो उस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे जो फेनॉल के अंदर उसके एसिडिसिटी का क्या चेंजेस होते हैं। तो अभी हम लोग ये देख लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फेनॉल के एसिडिसिटी को इंक्रीज करेंगे ना उस जगह पे उसके एसिडिसिटी को डिक्रीज करेंगे। तो जब कोई हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को फेनॉल के अंदर देखेंगे तो उस जगह पे फेनॉल के अंदर जो
फिनॉक्साइड आयन है तो उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज होते हैं। सो इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं जब उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली उस जगह पे उसका एसिडिसिटी भी इंक्रीज होंगे। इस जगह से हम लोग अभी इसे जो वर्ड मैंने अभी बोला इसे हम लोग अभी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फिनॉल के अंदर हम लोग मान लेते हैं नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, तो जब नाइट्रो ग्रुप फिनॉल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो क्या नाइट्रो ग्रुप फिनॉल के एसिडिसिटी को प्रोमोट कर सकता है? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो डेफिनेटली जब नाइट्रो ग्रुप फिनॉल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के लिए वो क्या कर देंगे, उस जगह पे वो फिनॉल की अंदर जो फिनॉक्साइड आयन है उसका स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। और वो कैसे इंक्रीज करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट एंड दिस नेगेटिव इंडक्ट इफेक्ट एंड देन द by the help of then electron withdrawing group, and this electron withdrawing group like the nitro, this can be increase the stability, and due to the increase the stability we can say the nitro group containing phenol can show the more acidity देन द फिनॉल। और यही क्वेश्चन मैंने अभी बोला भी था और मैं अभी बोला जो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स को याद रखना है जब क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल में हो और बोर्ड लेवल में हो, आपको ये पूछा जा रहा है जो नाइट्रोफिनॉल के साथ आप फिनॉल के कंपैरिजंस करते हो तो कौन ज़्यादा एसिडिक होते हैं, तो मैंने अभी बोला नाइट्रोफिनॉल का ज़्यादा एसिडिक होते हैं। और वो एसिडिक ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा जो whenever the nitro group which is present in the phenol they can impact the negative mesomeric effect and negative inductive effect, and due to the presence of that two effect that it can show the more stability in the phenoxide ion, and due to that reason the nitrophenol is more acidic than phenol। अभी क्वेश्चन हम लोग और भी आगे की तरफ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी नाइट्रो ग्रुप हमारे पास आया, अभी नाइट्रो ग्रुप क्या हो सकता है? मान लेते हैं ऑर्थो पोजीशन में भी प्रेजेंट है, मान लेते हैं पैरा पोजीशन में भी प्रेजेंट है, और मान लेते हैं मेटा पोजीशन में भी प्रेजेंट है। तो अभी मैंने अभी बोला इफ़ यू आर गोइंग टू बी कंपेयर द ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, and then which type of the nitro compounding phenol can show the more acidity। और यूनिवर्सिटी लेवल में और बोर्ड लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप ऑर्थो, मेटा एंड पैरा के अंदर कंपैरिजंस करते हो तो जब से ज़्यादा एसिडिसिटी किसका देखते हैं और सबसे कम एसिडिसिटी किसका देखा जाता है। तो उस जगह पे हम लोग ये याद रखेंगे जो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन शो द मोर एसिडिसिटी कंपेयर टू द मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, जब हमें ये क्वेश्चन पूछा जाएंगे तो हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो उसका आंसर क्या होंगे? सो उसका आंसर ये होंगे जो नाइट्रो ग्रुप whenever they are present at the ortho and para position, the electron from the hydroxyl group of the phenol by strong minus M effect, and while the nitro group at the meta position the electron donating by the weaker minus effect only, as the meta position cannot involve in the resonance with the hydroxyl group। क्योंकि मैंने ये बोला जो एसिडिसिटी कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है फिनॉल का उसका स्टेबिलिटी के ऊपर। तो इस जगह पे जब नाइट्रो ग्रुप हमारा मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे तो वो इन्वॉल्वमेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ होके रिजोनेंस को उतना नहीं दिखा सकता जितना रिजोनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्या देखेंगे और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे देखेंगे, और इसीलिए वहाँ पर उसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होंगे, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब वहाँ पर उसका एसिडिसिटी इंक्रीज करेंगे, एसिडिसिटी हम लोग ज़्यादा देखेंगे। और इसीलिए ऐसा बोला जाता है जो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन शो द मोर एसिडिसिटी कंपेयर टू द मेटा नाइट्रोफिनॉल। और हम लोग लास्ट वीडियो में भी ऑब्जर्व किए जो डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट में भी हम लोग ऑब्जर्व किए, इंडक्टिव ग्रुप इफेक्ट जब हम लोग मैंने डिस्कस किए थे उस जगह पे मैंने बोला था जो नाइट्रो ग्रुप जो होते हैं वो मेनली हमारा क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैराडाइटिंग ग्रुप होते हैं। तो डेफिनेटली जब ये ऑर्थो एंड पैराडाइटिंग ग्रुप है तो उस जगह पे वो हर टाइम पे बेटर इफेक्ट दिखाएंगे, और बेटर इफेक्ट इसीलिए दिखाएंगे क्योंकि वो यहाँ पर ज़्यादा रेजोनेंस जनरेट करके ज़्यादा स्टेबिलिटी देंगे, और इसीलिए यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होंगे और एसिडिसिटी भी ज़्यादा होंगे कंपेयर टू द मेटा नाइट्रोफिनॉल से। अभी मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन को ऐसा पूछा जा रहा है जैसे नाइट्रोफिनॉल हम लोगों ने देखा, इस जगह से हमें और एक पॉइंट पे भी याद रखना है जब हम लोग कोई कंपाउंड ले रहे हैं तो उस जगह पे कंपाउंड में कितना नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें हमें ये याद रखना है जो फिनॉल हम लोग जो ले रहे हैं उसमें जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होंगे उस जगह पे उसका एसिडिसिटी ज़्यादा होंगे। ऐसा क्यों होंगे? क्योंकि ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होने का मतलब ये हो रहा है जो वहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे, और स्टेबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब ये हो रहा है
जो वहाँ पर उसका एसिडिसिटी ज़्यादा देखेंगे। तो ये भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इफ़ यू आर गोइंग टू बी कंपेयर द 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल विद द 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल देन व्हिच कंपाउंड इज मोर एसिडिक। तो इस जगह पे हम लोग सिंपल देख ही पा रहे हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, तो यहाँ पर कितनी नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, 3 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। और यहाँ पर 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल में कितनी नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, 2 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। तो मैंने अभी बोला जितनी ज़्यादा मात्रा में या जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उस जगह पे उसका क्या देखेंगे हम लोग, उस जगह पे उसका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप ज़्यादा होने के लिए यहाँ पर इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होंगे। और इस जगह पे 2,4,6 डाइनाइट्रोफेनॉल में 3 नाइट्रो ग्रुप है, तो डेफिनेटली इसके 2,4,6 डाइनाइट्रोफेनॉल के साथ 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल के जब हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर 2,4,6 डाइनाइट्रोफेनॉल के अंदर 3 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होने के लिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होंगे, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के लिए इसका एसिडिसिटी भी ज़्यादा होंगे 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल से। इसे हम लोग और भी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जब हम लोग 4 नाइट्रोफेनॉल के साथ 2 नाइट्रोफेनॉल एंड फेनॉल के कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं जो फेनॉल की एसिडिसिटी 4 नाइट्रोफेनॉल से कम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि फेनॉल के अंदर से फेनॉक्साइड आयन है, लेकिन उस फेनॉक्साइड आयन को और ज़्यादा स्टेबिलिटी करने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए ऐसा कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर 4 नाइट्रोफेनॉल में यहाँ पर पैरा पोजीशन पे हमारे यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, और इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। और ये ज़्यादा स्टेबल होने के लिए इसका एसिडिसिटी मतलब 4 नाइट्रोफेनॉल का एसिडिसिटी फेनॉल से ज़्यादा है। उसी जगह पे जब हम लोग 2 नाइट्रोफेनॉल में देख रहे हैं तो इस जगह पे हम लोग इसका स्टेबिलिटी जब हम लोग 4 नाइट्रोफेनॉल के साथ कंपेरिजन करते हैं तो कम है, और कम स्टेबिलिटी होने के लिए यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जो 2 नाइट्रोफेनॉल का एसिडिसिटी हमारा 4 नाइट्रोफेनॉल से कम है, लेकिन फेनॉल से उसका एसिडिसिटी ज़्यादा होंगे क्योंकि उस जगह पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप 2 नंबर पोजीशन पे प्रेजेंट है। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब कंपाउंड के अंदर और फेनॉल के अंदर प्रेजेंट हो तो वो क्या इफेक्ट दिखाते हैं, वो फेनॉल के एसिडिसिटी को इंक्रीज करते हैं ना इलेक्ट्रॉन उसका एसिडिसिटी को कम कर देते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अमाइनो ग्रुप हो, जैसे हम लोग देख रहे हैं एल्काइल ग्रुप हो, जब फेनॉल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो फेनॉल के एसिडिसिटी को कम कर देते हैं। तभी क्वेश्चन आ रहा है वो कम क्यों कर देते हैं। हमें ये चीज़ को याद रखना है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फेनॉल के अंदर प्रेजेंट हो वो एसिडिसिटी को इसीलिए कम कर देते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। कहाँ पर? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर। और इसीलिए बोला गया है दिस इफेक्ट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड रिजल्ट इन लो द एसिडिसिटी ऑफ फेनॉल। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हम लोग इंक्रीज करें, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब भी इंक्रीज करे ओवर द और ऑन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो उस जगह पे कंपाउंड के स्टेबिलिटी कम हो जाएंगे, और स्टेबिलिटी कम हो जाने के लिए कंपाउंड अपने एसिडिसिटी को कम दिखाएंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर जब कंपैरिजन्स करते हैं सिंपली जैसे फेनॉल के साथ क्रिसोल का, तो उस जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं जब क्रिसोल का एसिडिसिटी कम है कंपैरेटिवली फेनॉल से। क्वेश्चन वही आ रहा है जैसा क्यों होते हैं, तो उसमें हम लोग आंसर इसे देख पा रहे हैं। जैसे हाइपर कंजुगेशन कैन operate only at ortho and para position while the inductive effect operation at all the position, therefore the orthocresol is less acidic in nature। इसे और भी सिंपल तरीके से समझने के लिए और समझाने के लिए हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि ऑर्थोक्रिसल के अंदर हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं, जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग ऑर्थोक्रिसल के अंदर देख पा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब कंपाउंड के अंदर फेनॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने का मतलब उस जगह पे अपना कंपाउंड के एसिडिसिटी कम हो जाएंगे। और इसीलिए जब हम लोग क्रिसोल के साथ फेनॉल के कंपैरिजन करते हैं तो फेनॉल के अंदर हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं देख पाते हैं, लेकिन ऑर्थोक्रिसोल के अंदर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देख पा रहे हैं। और इसीलिए क्रिसोल को हम लोग एसिडिसिटी के हिसाब से फेनॉल के कंपैरिजन जब करते हैं तो उस जगह पे उसका एसिडिसिटी हम लोग क्या देखेंगे, उस जगह पे हम लोग इसका एसिडिसिटी कम देख पाएंगे। इसी जगह पे अभी दूसरा क्वेश्चन एक जनरेट और भी हो रहा है हमारा मन में, जब हम लोग मेटानाइट्रोफेनॉल के साथ पैरानाइट्रोफेनॉल के कंपैरिजन करते हैं तो उस जगह पे कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन एसिडिक कम है। और यही क्वेश्चन को जब यूनिवर्सिटी लेवल में और बोर्ड लेवल में पूछा जाता है तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है वाई
मेटानाइट्रोफेनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफेनॉल। तो अभी इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे तो उसका सिंपली हम लोग समझा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं जो इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बन रहा है और इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेते हैं जैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द मेटानाइट्रोफेनॉल। तो हम लोग यहाँ पर मेटानाइट्रोफेनॉल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं और इस जगह पे हम लोग ये देख पा रहे हैं मेटानाइट्रोफेनॉल में जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है यहाँ पर टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो मेटानाइट्रोफेनॉल के अंदर यहाँ पर 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है। और इसमें से हमें दूसरा चीज़ ये भी देख रहा है, जब हम लोग पैनाइट्रोफेनॉल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस जगह पे हम लोग देख पाएंगे जो पैनाइट्रोफेनॉल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं तो वहाँ पर वो 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं। तो जब यहाँ पर पैनाइट्रोफेनॉल, इसका मतलब ये हो रहा है पैनाइट्रोफेनॉल के अंदर हम लोग ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख पाते हैं और ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये हो रहा है वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है और ज़्यादा स्टेबिलिटी का मतलब होता है वो कंपाउंड ज़्यादा एसिडिसिटी को दिखाएंगे। और इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है वायर द पैनाइट्रोफेनॉल हैज़ एन एडिशनल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाइल द नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज ऑन द ऑक्सीजन ऑफ द नाइट्रो ग्रुप which is highly electronegative and therefore stability the charge change effectively। सो अभी देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी बोला जो पैनाइट्रोफेनॉल के अंदर हम लोग टोटली कितना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, हम लोग यहाँ पर 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। और इसीलिए मैंने अभी बोला इसमें से ज़्यादा स्टेबिलिटी हम लोग देखेंगे और ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने का मतलब ये हो रहा है कंपाउंड अपने एसिडिसिटी को ज़्यादा दिखाएंगे। तो इसीलिए जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये एक्सप्लेनेशन भी स्टूडेंट्स को देना है, जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया विद द हेल्प ऑफ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स को ये भूलना नहीं है, जब भी क्वेश्चन पूछे तो उसका एक्सप्लेनेशन उसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ, मतलब पैनाइट्रोफेनॉल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो 5 स्ट्रक्चर है वो भी उसे दिखाना है और मेटानाइट्रोफेनॉल की जो 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो भी उसे दिखा के उसको एक्सप्लेनेशन करना है। अभी दूसरा एक क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी लेवल में, बोर्ड लेवल में पूछा जाता है वो ऐसा है, जो पिक्रिक एसिड के साथ हम लोग बेंजोइक एसिड के कंपैरिजंस करते हैं तो ज़्यादा कौन एसिडिक है। तो पिक्रिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है व्हाई द पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। सो पिक्रिक एसिड है क्या? पिक्रिक एसिड की जो हम लोग आईपीसी नेम निकालते हैं उसका पिक्रिक एसिड का आईपीसी नेम होते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। इसका मतलब पिक्रिक एसिड के अंदर नाइट्रो ग्रुप है, पहला चीज़ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और उस जगह पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ ही साथ वहाँ पर 3 क्वांटिटी एंड 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम लोग बेंजोइक एसिड के अंदर नहीं देख पाता। और हम लोग जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फेनॉल के अंदर प्रेजेंट हो और वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तो उस जगह पर उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए पिक्रिक एसिड के अंदर पहला यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो प्रेजेंट है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने 3 नंबर एंड 3 क्वांटिटी, एक 2 नंबर पोजीशन, एक 4 नंबर पोजीशन और एक 6 नंबर पोजीशन पे 3 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा दे रहा है और ज़्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी होने का मतलब वो ज़्यादा एसिडिसिटी को दिखाएंगे और इसीलिए पिक्रिक एसिड की एसिडिसिटी बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होते हैं। अभी दूसरा जो क्वेश्चन है मैं अभी जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, लास्ट पॉइंट, वो ऐसा है, हाउ कैन यू प्रिपेयर द फेनॉल और राइट डाउन ए शॉर्ट नोट ऑन प्रिपरेशंस ऑफ फेनॉल। कभी कभार इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसा भी पूछा जाता है जो आप फेनॉल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो लैबोरेटरी मेथड में। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ सभी के सामने एक्सप्लेनेशन किए थे, जो हर एक स्टूडेंट्स को ये चीज़ याद रखना है, जो एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है, क्वेश्चन आपको लैबोरेटरी मेथड पूछा जा रहा है ना इंडस्ट्रियल मेथड पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो डाउ प्रोसेस दिखा रहा हूँ, ये डाउ प्रोसेस हमारा यहाँ पर इंडस्ट्रियल मेथड है। तो इसीलिए आपको एग्जाम हॉल में पूछा जाए जो आप फेनॉल को कैसे इंडस्ट्रियल मेथड में प्रिपेयर करोगे तो आप यहाँ पर डाउ प्रोसेस के बारे में आप यहाँ पर उसे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो डाउ प्रोसेस क्या होते हैं? डाउ प्रोसेस में आपको फेनॉल प्रिपेयर करने के लिए आपका यहाँ पर क्लोरोबेंजीन चाहिए और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो रहा है जो क्लोरोबेंजीन को जो हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करेंगे और उस जगह पे हम लोग यहाँ पर 300 बार प्रेशर एंड 633 कैलोरी और केल्विन टेम्परेचर सप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जो हमारे इंटरमीडिएट जनरेट होंगे वो इंटरमीडिएट होंगे यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड और उसके साथ ही साथ वो बाई प्रोडक्ट जनरेट करेंगे NaCl और H2O। ये जो सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पर जनरेट हुआ है, ये सोडियम फिनॉक्साइड को हमें क्या करना है, फिर से HCl के साथ रिएक्शंस करना है। तो HCl के साथ जब रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर जो सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन HCl के Cl के साथ जुड़ के वो NaCl होकर निकल जाएंगे
और यहाँ पर सोडियम जहाँ पर प्रेजेंट है सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर, यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे और वो प्रोडक्ट यहाँ पर फेनॉल होके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसमें और एक क्वेश्चन भी ये मन में जनरेट हो रहा है, जो यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ क्यों की। यहाँ पर हम लोग चाहते तो यहाँ पर वीक बेस भी यूज़ कर सकते थे, यहाँ पर हम लोग वीक बेस इसीलिए यूज़ नहीं किए क्योंकि हम लोग जानते हैं जो फेनॉल एक वीक एसिड है और केमिस्ट्री ऐसा बोलते हैं आप वीक एसिड को कभी भी वीक बेस के साथ रिएक्शंस नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आप वीक बेस के साथ वीक एसिड को रिएक्शंस करोगे तो उस जगह पे आपका प्रोडक्ट जेनरेट नहीं हो पाएगा, आपका यील्ड जेनरेट नहीं हो पाएंगे। और आपका यील्ड आ भी गया तो यील्ड आपका स्टेबिलिटी नहीं दिखाएंगे। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस में कोई वीक बेस यूज़ ना करके हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किए। और दूसरा जो मेथड मैं अभी बोलने जा रहा हूँ वो मेथड है क्यूमिन मेथड। इस मेथड में भी आप फेनॉल को प्रिपेयर कर सकते हो और इस प्रोसेस में जब आप फेनॉल को प्रिपेयर करते हो तो इस जगह पे आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर रिएक्शंस करने के लिए बेंजीन चाहिए और इस बेंजीन के साथ आपको यहाँ पर प्रोपीन को यूज़ करना है। और इस प्रोपीन को जब आप बेंजीन के साथ रिएक्शंस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड तो आपका यहाँ पर क्यूमिन जेनरेट हो जाएंगे और इस क्यूमिन को हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। अब इस प्रोसेस को क्यूमिन प्रोसेस इसीलिए भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आप जो इंटरमीडिएट प्रिपेयर करते हो ये इंटरमीडिएट आपका यहाँ पर क्यूमिन है और इसीलिए हम लोग इसे क्यूमिन मेथड भी बोलते हैं। जब इस क्यूमिन को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में रिएक्शंस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उस जगह पे आपका जो प्रोडक्ट यहाँ पर जनरेट होंगे वो प्रोडक्ट होंगे आपका यहाँ पर क्यूमिन हाइपो और हाइड्रो पैरोक्साइड। और इस जगह पे क्वेश्चन ये आ रहा है इसे हम लोग क्यूमिन हाइड्रो पैरोक्साइड क्यों बोलेंगे, क्योंकि क्यूमिन की जो स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और ये 2 CH3 ग्रुप के अंदर जो कार्बन यहाँ पर जो देख रहे हैं और ऑक्सीजन यहाँ पर देख रहे हैं दोनों के बीच में यहाँ पर पैरोक्साइड ग्रुप 2 ऑक्सीजन ग्रुप आ चुका है और इसीलिए हम लोग इस कंपाउंड को क्यूमिन हाइड्रोपैरोक्साइड बोल रहे हैं। और इसके साथ एक क्यूमिन हाइड्रोपैरोक्साइड के साथ जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शंस करेंगे तो प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा जो जेनरेट करेंगे ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर होंगे कौन सा चीज़, ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर फेनॉल होंगे और इस फेनॉल के साथ यहाँ पर बाई प्रोडक्ट जेनरेट हो जाएंगे एसीटोन। और लास्ट जो मेथड मैं अभी बोलने जा रहा हूँ वो मेथड है फेनॉल को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट से भी। और जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पर हमें रिएक्शंस करने के लिए एनिलीन चाहिए और इस एनिलीन को हम लोग रिएक्शंस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Na2 प्लस HCl के साथ। तो जब हम लोग रिएक्शंस करेंगे उस रिएक्शंस में हम लोग इंटरमीडिएट के फॉर्म में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जेनरेट करेंगे और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम लोग वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शंस करेंगे तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारा प्रिपेयर कर देंगे यहाँ पर फेनॉल को। तो ये 3 मेथड हम लोगों ने यहाँ पर देखा और समझे और सभी स्टूडेंट्स को ये याद रखना है जब एग्जाम हॉल में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो आप फेनॉल को कैसे प्रिपेयर करोगे तो आप ये तीनों मेथड के माध्यम से एग्जाम हॉल में आप आपका एक्सप्लेनेशन को रख सकते हो। दूसरा पॉइंट आपको ये भी याद रखना है, आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको फेनॉल कैसे प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम क्यूमिन प्रोसेस में, तो आप सिर्फ क्यूमिन प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन दो। आपको ऐसा पूछा जाए जो फेनॉल आप कैसे प्रिपेयर करोगे डाइजोनियम सॉल्ट से, तो डाइजोनियम सॉल्ट से आप दिखा दो। और जब आपको पूछा जा रहा है डाउ प्रोसेस से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो तो डाई प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। और आपको ओवरऑल ऐसे पूछा जा रहा है फेनॉल को प्रिपेयर करके दो तो उस जगह पे आप ये तीनों मेथड को एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो आज की वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही 6 पॉइंट के बारे में भी डिस्कस करना था तो मैंने 6 पॉइंट के बारे में डिस्कस कर दिया। और सभी स्टूडेंट्स को मैं फिर से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरा सभी के लिए यही एडवाइस है, प्लीज़ आप इस सभी वीडियो को अच्छे तरीके से समझो और देखो, इसको स्क्रिप्ट करके मत देखो। तो आप स्क्रिप्ट करके देखोगे तो इसका बीच में जो क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला वो आप समझ नहीं पाओगे, इसीलिए इसको प्रॉपरली एंड थॉरली आप इसको देखो और इसको समझो। और समझने के बाद भी आपका मन में डाउट एंड क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछो। और आप जब कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछोगे तो एज ए टीचर मुझे ये हैप्पी फील मैं करूँगा और मैं आपको हैप्पीली इसका आंसर भी देख पाऊँगा। सो थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी व्यूअर एंड इफ एंड एवरी ऑब्जर्वर। सो ऑब्जर्व माई वीडियो, to watch my video and subscribe my channel. Thank you and thank you again.